नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास आज लगने वाली है। धमकी देकर पीछे ट्रंप हट गए, उधर मोदी ने अलर्ट किया है। युद्ध में ऐसा आगे क्या होने वाला है जो होश उड़ा देगा, आज सबसे पहले आपको इसके बारे में बताऊंगा। ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की दो बार बात हो गई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग। युद्ध से आए मेगा चैलेंज के बीच पीएम मोदी ने क्या तैयारी कर ली है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद का चैलेंज है। ईरान युद्ध पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में क्या क्या जानकारी दी, क्या क्या बोले। इंडी गठबंधन ने क्यों गदर मचा दिया और क्या कहा, आगे आपको जानकारी दूंगा। सोना चांदी में हाहाकार मचा है, शेयर मार्केट की लंका लग गई है। 24 दिन के ईरान युद्ध से देश में क्या कोहराम मचने वाला है, इसके बारे में भी आपके सामने जानकारी रखूंगा। ईरान को 48 घंटे की धमकी देकर ट्रंप क्यों पलट गए? युद्ध रुकने वाला है क्या, या फिर ईरान में हारते ट्रंप कुछ भयंकर प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सवाल है कि एक रात में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने ईरान को धमकी देते देते 5-5 दिन का टाइम दे दिया। सवाल है कि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है क्या, और चल रहा तो क्या, इसके बारे में भी बताऊंगा। युद्ध रुकने की उम्मीद में बैठी है दुनिया, उधर ईरान इजराइल कैसे एक दूसरे को फोड़ रहे हैं बम गिरा गिरा कर। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, यकीन मानिए आप हिल जाएंगे इन तस्वीरों को देखकर। ट्रंप की चापलूसी में बुरा फंसा पाकिस्तानी मुनीर। सवाल है कि ऐसा क्या कहा कि इधर पब्लिक दौड़ाएगी उधर ईरान मारेगा, इसकी तस्वीर भी आपके सामने रखूंगा। ईरान युद्ध में मुनीर ने बड़ा कांड कर दिया है, मौलानाओं ने धुलाई कर दी है। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में भयंकर बवाल हो गया। आगे होगी बंगाल की बातचीत। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए नया भूचाल है। इधर मोदी ने चैलेंज दिया है, उधर ओवैसी और हुमायूं ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इस समीकरण को भी आपके सामने रखूंगा। बंगाल में ओवैसी की धमाकेदार एंट्री हो गई है। ममता बनर्जी के खिलाफ मुस्लिम वोटों के लिए होश उड़ाने वाला गठबंधन बन चुका है। इस गठबंधन के समीकरण, रणनीति आपके सामने रखूंगा। और सोचा है कभी में आज बात होगी कि क्या कभी आपने सोचा है कि जपने वाली माला में 108 मोती ही क्यों होते हैं, 100, 104, 106 क्यों नहीं होते हैं? लेकिन सबसे पहले बातचीत आज दिन भर के रिवीजन। महिला आरक्षण संशोधन बिल को सरकार इसी सत्र में पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश किया जाएगा। इस बिल के तहत लोकसभा की कुल सीटों में 50% की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। 2029 में इसी बिल के तहत लोकसभा चुनाव होने वाला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिल्म धुरंधर 2 पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पैसे देकर धुरंधर 2 जैसी फिल्में बनवाती है। वो ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने पर पैसा खर्च कर रहे जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों को बदनाम करती। असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनी है, जिसके बाद जेएमएम ने 19 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और 2 प्रत्याशियों को सिंबल भी दे दिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में पाकिस्तानी जासूस नौशाद अली को गिरफ्तार किया गया है। नौशाद पेट्रोल पंप पर पंक्चर की दुकान चला रहा था। इस जासूसी गैंग के 22 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बलों की तस्वीरें पाकिस्तान को भेज रहे हैं। न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। लैंडिंग के दौरान एयर कनाडा का प्लेन फायर ट्रक से टकरा गया। बताया जा रहा कि खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की जान गई है, जबकि 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और चलिए अब दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, पहले चैप्टर की बातचीत। धमकी देकर ट्रंप पीछे हट गए। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज अलर्ट भी कर दिया। सवाल है कि युद्ध में ऐसा क्या होने वाला है जो आगे होश उड़ा देगा। ईरान के राष्ट्रपति से 2 बार बात हो गई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हो गई। युद्ध से आए मेगा चैलेंज के बीच पीएम मोदी ने आखिर तैयारी क्या कर ली। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद का चैलेंज। ईरान युद्ध पर मोदी संसद में आज क्या बोले और इंडी ने क्या गदर मचा दिया। सोना चांदी में हाहाकार मचा है, शेयर मार्केट की लंका लगी है। 24 दिन के ईरान युद्ध से देश में क्या कोहराम मचने लगा है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान को 48 घंटे की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकी से पीछे हट गए हैं, बैक कर गए। पूरी दुनिया में आज इसी पर बातचीत हो रही है, इसी की चर्चा हो रही है कि क्या यह संकेत युद्ध रुकने का है। क्या इसके मायने यह निकाले जाएं कि युद्ध आने वाले समय में बहुत जल्द रुक सकता है। लेकिन दुनिया यह भी कह रही है कि ट्रंप की बातों का क्या ठिकाना। वो एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और बोलते हैं, तो भरोसा करें तो कैसे। युद्ध जब तक रुक न जाए तब तक किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप देखिए कि भले ही ट्रंप कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब देश अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि जिस युद्ध से दुनिया का कोई लेना देना नहीं था, उस युद्ध ने 24 दिन में पूरी दुनिया को हिला दिया। 24 दिन युद्ध को हो रहे हैं और पानी अब जाहिर सी बात है सिर के ऊपर जा रहा है, क्योंकि स्थिति क्रिटिकल होती जा रही है। और अब तो स्थिति यह है कि युद्ध उस मोड़ पर आ चुका है जहां इसका सीमित नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट सब पर होने वाला है। शेयर मार्केट क्रैश हो रहे हैं, महंगाई तेजी से भाग रही है, तेल गैस की किल्लत बढ़ गई है, करोड़ों लोगों पर भूखमरी का खतरा मंडराने लगा है। बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही हैं कि ऐसा क्राइसिस तो कभी नहीं आया, कभी देखा कभी सुना नहीं, कैसे निपटे इसकी रणनीति बन रही है, लोग सोच रहे हैं। इसीलिए इस युद्ध के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज पीएम मोदी ने भी संसद में इस युद्ध को लेकर पहला बयान दिया। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा, क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने आज संसद में लोकसभा में कहा कि युद्ध बंद होना चाहिए, बातचीत पर जोर देना चाहिए। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर पीएम मोदी ने दो टूक कह दिया कि ऐसी रुकावट किसी भी हाल में अस्वीकार्य है। कमर्शियल शिप पर हमले की भी प्रधानमंत्री मोदी ने निंदा की। नागरिकों, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के हमले का भी भारत ने विरोध किया और कहा कि ऐसी जगहों पर हमले किसी भी हाल में नहीं होने चाहिए। पीएम मोदी ने सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील की। पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया कि युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। ये वही बातें हैं और ये वही संदेश है जो प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध के समय भी पुतिन को दिया था कि ये दौर युद्ध का नहीं है, ये दौर बुद्ध का है। आज पीएम मोदी ने संसद से फिर यह संदेश दिया कि भारत किसी के पक्ष में नहीं है, भारत पक्षधर है तो शांति का। तो जो इंडी गठबंधन यह माहौल बना रहा था कि भारत तो इजराइल के पक्ष में चला गया, इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो गया, अमेरिका के साथ जाकर खड़ा हो गया, विदेश नीति को चकनाचूर कर दिया गया, ईरान को भूल गया, अमेरिका के दबाव में पीएम मोदी चुप हो गए। ऐसे सारे नैरेटिव को प्रधानमंत्री मोदी ने आज धुआं धुआं कर दिया और संसद में बता दिया कि युद्ध में भारत का स्टैंड क्या है। अब बात है कि इस युद्ध का भारत पर असर क्या पड़ रहा है और आगे कितनी परेशानी हमको आपको झेलनी पड़ सकती है। सिलेंडर की किल्लत, जो लाइनें दिख रही हैं, ये कब तक किल्लत बनी रहेगी? पेट्रोल डीजल का आगे क्या होगा? क्या खाद पर भी संकट आने वाला है? भारत की तैयारी कैसी है? आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक कर संसद में सारी डिटेल रखी। यह सब आपको आज पाठशाला में मैं बताऊंगा। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में बयान दिया, उधर इंडी गठबंधन ने गदर काट दिया। युद्ध को लेकर क्या राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और इंडी गठबंधन के नेता क्या क्या कह रहे हैं, यह सब आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले युद्ध को लेकर कैसे राजनीति हो रही है उसकी एक झलक आप देखिए। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी। उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए एकजुट रहना होगा। जी, उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज्यादा नई बात नहीं कही है। लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा वक्त लगा दिया विपक्ष को कोसने में। तो आपने ट्रेलर देखा कि सियासत में क्या चल रहा है। पहले प्रधानमंत्री मोदी बोले नहीं, इस पर हाहाकार। अब बोल दिया तो लेट से बोले, ये नहीं बोला वो नहीं बोला। ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, लेकिन ना ईरान रुक रहा है ना ट्रंप मान रहे हैं। इन हालात के बीच आज ट्रंप ने सबको चौंका दिया कि उनकी ईरान से बातचीत चल रही है, यह कहकर। ट्रंप के इस ऐलान के बाद जाहिर सी बात है दुनिया दंग रह गई, क्योंकि कुछ सेकंड पहले तक भी किसी को इस बात का अंदाजा नहीं। क्योंकि ट्रंप ने तो ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट को उड़ा देंगे। लेकिन जैसे ही 48 घंटे की मोहलत आज शाम खत्म होने वाली थी, तभी ट्रंप ने नया दावा कर दिया और दावा यह कर दिया कि ईरान से बातचीत चल रही है। ट्रंप ने दावा किया कि चूंकि बातचीत चल रही है, इसीलिए उन्होंने अगले 5 दिन ईरान पर हमले वाले प्लान को टाल दिया। अब सवाल उठता है और हर कोई सोच रहा है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने 5 दिन के लिए युद्ध रोक दिया। इसके पीछे ट्रंप का खेल क्या है? ट्रंप की बातों पर किसी को भरोसा क्यों नहीं हो रहा और अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, यह सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक बात क्लियर है और वो ये कि ट्रंप पर किसी को भरोसा नहीं, इसीलिए कि सब अपनी अपनी तैयारी करने में जुटे हैं और सबको भी इस बात का एहसास है ट्रंप के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कि वो कब क्या बोलकर जाएंगे अंदाजा नहीं। इसलिए बेहतर है अपनी तैयारी खुद करें और तैयारी भारत भी कर रहा है, क्योंकि जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ तब से भारत के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है।
बड़ी मात्रा में भारत का तेल गैस उस रास्ते से आता है जो रास्ता युद्ध की वजह से 24 दिन से बंद पड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि अगर युद्ध चलता रहता है तो आगे ये चैलेंज बढ़ता चला जाएगा, स्थितियां मुश्किल भरी होती जाएंगी। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी आज संसद में कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान युद्ध को लेकर संसद में जो पहला बयान दिया उसमें भी यही बात कही कि सबको अलर्ट रहना है। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी। युद्ध का असर लंबे समय तक रह सकता है। संकेत था कि अगर लड़ाई आगे खिंची तो ये परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। कोरोना काल के दौरान आने वाली चुनौतियां फिर से सामने आ सकती हैं और इसीलिए वैसे ही एकजुटता की जरूरत है जैसे देश ने कोरोना काल में दिखाई। पीएम मोदी ने अप्रत्याशित चुनौतियों की बात की और युद्ध के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट का भी जिक्र किया। सुनिए युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने क्या क्या कहा और देशवासियों से उन्होंने अपील किया। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात कही। सरकार क्या तैयारी कर रही है इसका भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अलर्ट किया क्योंकि आप ये भी समझिए कि भले ही युद्ध आज खत्म हो जाए लेकिन युद्ध का जो असर है वो लंबे वक्त तक रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां से भारत को तेल गैस आता है वहां पर पावर प्लांट सब कुछ बंद है। जो प्लांट है जहां से प्रोडक्शन होता है वो बंद है। कई प्लांटों पर हमले हो चुके हैं, प्रोडक्शन ठप पड़ा हुआ है। एक तो सप्लाई की दिक्कत है, आवाजाही की दिक्कत है, ऊपर से प्रोडक्शन की दिक्कत है। यानी चारों ओर से समस्याएं एक साथ आई हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी तुलना कोरोना काल से की। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर युद्ध चलता रहा तो हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि भारत जैसे देश तो तेल गैस को लेकर दूसरों पर डिपेंड है। गैस सिलेंडर का हाल हम पहले ही देख चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर भी संसद में बातचीत की। पीएम मोदी ने बताया कि भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। 65 लाख मीट्रिक टन रिजर्व से ज्यादा की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है कि इतनी कैपेसिटी देश क्रिएट कर ले। तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है तेल का वो अलग से है। इस स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अलावा पीएम मोदी ने बताया कि मौजूदा संकट से निपटने के लिए मंत्रियों का एक ग्रुप बना है।
जो हर दिन बैठकें करता है और जो दिक्कत आ रही है उस पर चर्चा करता है और उन दिक्कतों को दूर करता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बताया कि सरकार अलग अलग एनर्जी सप्लायर देशों के बीच संपर्क में है और जहां से जितना संभव है वो इंपोर्ट किया जा रहा है ताकि देश में सामान्य स्थिति बनी रहे। अब युद्ध की वजह से जो संकट आया है उसमें भारत की तैयारी क्या है, भारत की डिप्लोमेसी क्या है, ये सब बातें पीएम मोदी ने संसद में रखी। लेकिन इंडी गठबंधन को पीएम मोदी का जवाब रास नहीं आया। पहले कह रहे थे कि बोले नहीं, अब बोले तो जवाब रास नहीं आया। इंडी गठबंधन संसद में कह रहा है कि अब चर्चा इस पर होनी चाहिए। सुनिए पीएम मोदी के भाषण पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कहे। जी, उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाए पूरा सबके पक्ष। सुना है मैंने 25 मिनट का भाषण किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज हो गए। अब सोचिए जहां देश की सरकार व्यस्त है कि अलग अलग जगहों पर कूटनीति के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से कैसे देश की समस्या का हल निकाला जाए, वहां पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, चैलेंज दिया जा रहा है। इस राजनीति के बीच आप ये भी देखिए कि तेल गैस को लेकर तो ग्राउंड पर किल्लत दिखी रही है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए पीएम मोदी कैसे लगातार लगे हुए हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फिर दूसरी बार बातचीत की। 10 दिनों में ईरान के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की यह दूसरी वार्ता है। इससे पहले कल यानी रविवार को पीएम मोदी ने सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग की। इस बैठक में युद्ध की वजह से आए संकट से निपटने पर चर्चा हुई। मौजूदा संकट से निपटने के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा हुई और उनको जल्द से जल्द अमल लाने का भी फैसला हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी के अलावा भारत के सामने एक और बड़ा चैलेंज है, वो है खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा का। पीएम मोदी ने संसद में बताया कि भारतीयों की सुरक्षा और देश हित के लिए वो पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से 2 राउंड की बातचीत कर चुके हैं। खाड़ी देशों से अभी तक 3,75,000 भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है। ईरान से 1,000 भारतीय सुरक्षित लौट आए हैं। संसद में पीएम मोदी ने युद्ध को लेकर भारत का स्टैंड भी क्लियर किया और साफ कह दिया कि ना तो हॉर्मुज बंद होना चाहिए, ना ही कमर्शियल शिप पर किसी तरीके का अटैक होना चाहिए और ना ही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाना चाहिए। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज ट्रेड जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। चलिए, तो संकट की बातचीत हुई, तैयारियों की बातचीत हुई। अब एक राहत की खबर भी आपको देता हूं। 2 भारतीय जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दोनों बड़े जहाज हैं जो एलपीजी लेकर भारत आ रहे हैं और जाहिर सी बात है इस संकट के काल में ये राहत की खबर है। एक जहाज का नाम है जगबसंत तो दूसरे जहाज का नाम है पाइन गैस। खास बात यह है कि ईरान इन जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट के लारक केशम चैनल से निकाल रहा है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि इस रास्ते से ईरान उन्हीं देशों के जहाजों को निकाल रहा है जो उसके मित्र देश है। तो जो लोग कह रहे थे कि ईरान से तो हमने दुश्मनी पाल ली, इजराइल के पक्ष में जाकर खड़े हो गए, उन्हें यह फैक्ट ध्यान से देखना चाहिए कि उस रास्ते से भारत के जहाज निकल रहे हैं जहां से सिर्फ ईरान के मित्र देशों के जहाज निकल रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के 2 छोटे छोटे द्वीप लारक और केशम हैं। इन दोनों द्वीपों के बीच में एक सकरा रास्ता है, इसीलिए इस चैनल को लारक केशम गैप कहा जाता है। दावा है कि ईरान ने पहले शिप की ऑनरशिप और कार्गो को लेकर जांच पड़ताल की, यह सुनिश्चित किया कि यह शिप अमेरिका का नहीं है, उसके बाद ही जाने दिया गया। सरकार पूरी कोशिश भी कर रही है कि बाहर से तेल गैस की सप्लाई होती रहे, क्योंकि हालात बहुत मुश्किल भरे हैं। ग्राउंड पर दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। मुंबई में फिर से सिलेंडर की लंबी लाइनें दिखी, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 किलो वाला सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर श्रमिकों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिसके बाद से एक बार फिर से गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। लोग अपना छोटा सिलेंडर लेकर पहुंच गए हैं। मुंबई के गोरेगांव में लोग 5-5 किलो का सिलेंडर भरवाने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। मुंबई से हमारे सहयोगी अतुल की इस ग्राउंड रिपोर्ट को आप देखिए। 8 बजे
8 बजे से हैं। क्या बोला गया, क्या जो है गैस सिलेंडर पहली बार लेकर आए हैं कि इससे पहले भी लेकर आए थे? 3 दिन लेके आए हैं। भाई साहब, आप कितने देर से खड़े हैं? हम भी सर 8 बजे से आए हैं। 8 बजे से हैं। अच्छा, सुबह के नाश्ता किए, अभी खाना भी कुछ नहीं खाया। गैस के चक्कर में यहाँ पे लगाए हुए हैं लाइन जी, लेकिन कुछ संभावना दिखाई नहीं दे रही। कितने देर से खड़ी हैं? 9 बजे से। सुबह 9 बजे से? हाँ। तो क्या 5 लीटर का बाटला लेकर आएंगे, बड़ा वाला है? नहीं, 5 लीटर का। 5 लीटर वाला हाँ। है। ये देखिए, सब लोग अपने अपने सिलेंडर पे बैठे। भाई कितने बजे, कब से बैठे हैं आप? सुबह 10 बजे से आया हूँ। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। 8 बजे। बोलो 8 बजे से हैं? अच्छा, तो कहाँ पे रहते हैं यहाँ पे? संतोष नगर में रहते हैं। तो पहली बार आए हैं सिलेंडर के लिए लाइन लगाए? पहली बार है। अभी छोटे बच्चे हैं, दूध गर्म करने को लगता है, पानी गर्म करने को लगता है। कितना दिन किस पे जलाएंगे चूल्हा, किस पे खाना बनाएंगे हम लोग? कितने दिनों से दिक्कत आ रही है? अरे कम से कम हो गया 15-20 दिन से बहुत दिक्कत आ रही है हम लोग को। 600 रुपया दिहाड़ी है हम लोग का। 9 बजे से खड़े हैं, यहाँ से खड़े हैं, सामने दीजिए कैमरा। यहाँ से खड़े, अभी तक कुछ नहीं होने वाला हम लोग का। 15 रोज लोगों ने दुकान में कितना खाएंगे बड़ा पाव सर? कितना दिन से कर रहे हैं? 15 रोज से हम लोग दुकान से खा रहे हैं। बड़ा पाव 15 रुपए में दे रहा है, 20 रुपए 25 रुपए में देने लगा है। 400 रुपया डेली का है। डेली का 600 कमाते हैं, 400 चल जाता है खाने में। पहली बार जिंदगी में पहली बार आया हूँ। सुबह से आकर खड़ा हूँ, अभी तक ऑटो चलाता हूँ। ये कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जब से शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। हम लोग गरीब आदमी मरे, बिल्डिंगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 दिन हो गया है। भला भी जाके पूछो, इंक्वायरी करो क्या है क्या नहीं। 13 दिन होगा बुकिंग करके 13 दिन हो गया। हाँ, वाटर में से कोई अपडेट नहीं आया कि सिलेंडर कुछ भी नहीं आया। अब उसके लिए पहली बार सुबह में आया था, पाप लेकर देखो क्या है क्या नहीं। अब मोबाइल में तो बुकिंग होता है, अब उसमें वैसी सब उसको दिखाया। OTP आया आपको? OTP क्या? OTP नहीं आया। OTP नहीं आया। तो ये छोटे सिलेंडर भरवाने की दिक्कत आपने मुंबई के गोरेगांव की देखी। LPG को लेकर किल्लत कई दिनों से चल रही है। अब एक और तस्वीर देखने को मिली। गुजरात में कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप में दिक्कतों की रिपोर्ट आई। अहमदाबाद में रस्सी बांधकर कुछ पेट्रोल पंप में गाड़ियों की एंट्री रोकनी पड़ी, क्योंकि पेट्रोल था नहीं। गाड़ियां घुसे जा रही थी पेट्रोल पंप में। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंपों पर डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो गया। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि फंडिंग और सप्लाई कारणों से उन्हें पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा है। अहमदाबाद से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। अहमदाबाद में आप देख सकते हो कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आके बिना पेट्रोल के ही वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर LPG पंप पे रस्सी लगाई हुई है। अब अहमदाबाद के बाद आपको गुजरात के राजकोट का हाल दिखाते हैं। यहाँ पर नायरा कंपनी के पेट्रोल पंप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। राजकोट शहर में नायरा के 19 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से 6 पेट्रोल पंप बंद हो गए। पेट्रोल पंप मालिकों ने कहा कि युद्ध से पहले उन्हें कंपनी से तेल की सप्लाई डेली मिला करती थी, लेकिन अब 5 से 10 दिन में तेल के टैंकर आते हैं। इस वजह से पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। सुनिए आप। ये अभी तो क्या है कि जो युद्ध चल रहा है वो हिसाब से अभी कंपनी में से माल शॉर्टेज है सप्लाई में। उसमें क्या टाइम से माल नहीं आता है। जो दूसरे दिन मेरी गाड़ी भरती थी, उसके बदले अभी 4-4, 5-5 दिन पे भरती है। और मेरा इतना सेलिंग है कि जो मेरे को एक गाड़ी 1.5 दिन ही चलती है। तो गुजरात के कुछ शहरों में कुछ सीमित पेट्रोल पंप पर दिक्कत की खबरें हैं, और ऐसा हर जगह नहीं है। ऐसा नहीं कि हर जगह दिक्कत है। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि अभी के लिए यह समस्या फिलहाल अस्थायी है, यानी टेम्पररी है। पेट्रोल गैस के अलावा एक और दिक्कत है, वो खाद को लेकर। खाड़ी देशों से भारत खाद भी मंगवाता है। खाद की कमी का सीधा असर किसान पर पड़ेगा, फसलों पर पड़ेगा। पीएम मोदी ने यही वजह है कि आज देश में जब देश को संबोधित कर रहे थे लोकसभा के जरिए, तो उन्होंने देश को भरोसा दिया कि देश के अन्न भंडार भरे हुए, खाद की भी व्यवस्था की गई। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में इसे लेकर क्या कहा। एक बड़ा सवाल यह है कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा। देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा यह भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था। तो पेट्रोल, गैस, फर्टिलाइजर की किल्लत की आशंका बनी हुई है। इसके बारे में हमने बातचीत कर ली। अब युद्ध अगर लंबा चलता है तो हालात जाहिर सी बात है और ज्यादा बिगड़ेंगे। उधर शेयर मार्केट में युद्ध का इंपैक्ट तो ऑन द स्पॉट दिखाई दे रहा है। आज मार्केट खुला तो मार्केट खुलते ही 1 घंटे के अंदर निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए।
पूरे दिन में निवेशकों के 15 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2.5% के करीब गिरावट दर्ज की गई। 28 फरवरी से अभी तक मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 456 लाख करोड़ रुपए से घटकर 414 लाख करोड़ तक आ चुका है। यानी सिर्फ 24 दिन में मार्केट से 42 लाख करोड़ रुपए उड़ गए, डूब गए। 24 दिन में सेंसेक्स 8,590 पॉइंट गिर चुका है, 10.56% की यह गिरावट है। निफ्टी अभी तक 2,666 अंक गिरा है और यह 10.58% की गिरावट है। इधर शेयर मार्केट में हाहाकार मचा है, उधर गोल्ड और सिल्वर जैसे जो सेफ एसेट्स माने जाते रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं। गोल्ड और सिल्वर के दाम भी भयंकर तरीके से गिर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसे समय में तो बढ़ते थे दाम, अब गिर रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड के दाम 10,000 रुपए गिर गए। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड के दाम 2% से ज्यादा गिर गए। 4 महीने में यह सबसे बड़ी गिरावट है। सिल्वर के दाम 17,000 गिर गए। तो यह हालत मार्केट में सोने और सिल्वर को लेकर। युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित है, कोई देश अछूता नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ऐसा एनर्जी क्राइसिस कभी नहीं आया। युद्ध की वजह से 9 देशों में 40 एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डैमेज हुए। दावा है कि 1970 के ऐतिहासिक तेल संकट और यूक्रेन युद्ध के असर को मिला भी दिया जाए तो इस युद्ध में उससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, उससे ज्यादा असर पड़ा है। युद्ध की वजह से करीब 400 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई का नुकसान हुआ है। यह दुनिया की कुल तेल सप्लाई के 4 दिनों के बराबर है। यूक्रेन युद्ध के बाद एलएनजी सप्लाई 75 बिलियन क्यूबिक मीटर्स कम हो गई थी, जबकि अभी यह सप्लाई करीब 140 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हो गई। यानी यूक्रेन युद्ध से भी सीधा डबल। युद्ध से पूरी दुनिया की हालत खराब हो रही है। लेकिन युद्ध शुरू करने वाले ट्रंप अब क्या कर रहे हैं? पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको दिखाएंगे ईरान को 48 घंटे की धमकी देकर ट्रंप क्यों पलट गए। युद्ध रोकने वाला है या फिर ईरान में हारते हारते ट्रंप कुछ भयंकर प्लान कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। सवाल है कि एक रात में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने ईरान को धमकी देते देते 5 दिन का टाइम दे दिया। अंदर ही अंदर चल क्या रहा है? युद्ध रुकने की उम्मीद में दुनिया बैठी है। उधर ईरान इजराइल कैसे एक दूसरे को फोड़ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो हिल जाएंगे। ईरान युद्ध दुनिया का ऐसा पहला युद्ध है जो किसी के मूड स्विंग पर चल रहा है। ट्रंप का मूड आता है तो ईरान को धमकी दे देते हैं कि 48 घंटे का टाइम है, बात मान लो नहीं तो सब तबाह कर देंगे। ऐसे ही शुरू में भी चल रहा था कि बात मान लो नहीं तो युद्ध कर देंगे। अब ट्रंप का दिमाग एक बार फिर से घुमा है। कल तक ईरान से कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 48 घंटे में खोल दो, नहीं तो ईरान के पावर प्लांट उड़ा देंगे। लेकिन 48 घंटे बीते भी नहीं, अल्टीमेटम खत्म भी नहीं हुआ, मियाद खत्म भी नहीं हुई, इससे पहले अचानक ट्रंप फिर सोशल मीडिया पर आ गए और आज कह दिया कि 5 दिन के लिए ईरान पर हमले का प्लान टाल देता। ट्रंप ने कहा कि 2 दिन से ईरान से बातचीत चल रही है, तो फिर 2 दिन पहले 48 घंटे पहले अल्टीमेटम दिया क्यों था? दबाव बनाने के लिए। सोचिए कि ये वही ट्रंप हैं जो कल तक कह रहे थे कि ईरान से तो कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत करने वाला ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि 2 दिन से बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कि डील भी हो जाए। लेकिन ईरान ने भी ट्रंप को तुरंत जवाब दे दिया और यह कह दिया कि युद्ध जारी है और अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही। ट्रंप कहते रहे कि बातचीत हो रही है, लेकिन कोई बातचीत हो नहीं रही। अब सवाल यह है कि जब ईरान बातचीत से मना कर रहा है तो ट्रंप बात कर किस तरह है? अचानक 5 दिन युद्ध रोकने का ऐलान ट्रंप ने क्यों कर दिया? ईरान को 48 घंटे की धमकी देकर ट्रंप क्यों पलट गए? यह युद्ध रुकने वाला है कि ईरान में हारते हारते ट्रंप कुछ भयंकर प्लान कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसलिए 5 दिन का टाइम बाय किया। यह सब आपको बताएंगे, पहले इसका एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो, नहीं तो पावर प्लांट तबाह कर देंगे, उड़ा देंगे। लेकिन अपने ही अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ट्रंप ने 5 दिन का ब्रेक ले लिया। ट्रंप ने कहा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिन से अच्छी और सार्थक बातचीत हो रही है, जो इस पूरे हफ्ते तक जारी रही। इस बातचीत की गहराई को देखते हुए मैंने निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी तरह के हमले 5 दिन के लिए टाल दिया जाए। ट्रंप ने अचानक ब्रेक लिया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। यह वही ट्रंप है जो कह रहे थे कि ईरान से बातचीत नहीं होगी, ईरान में बात करने के लिए कोई बचा नहीं है, वो तो सरेंडर करने वाला था। वहीं अगर बात ही करनी थी तो ईरान पर हमला क्यों किया? फिर 2 दिन पहले अल्टीमेटम क्यों दिया? हमले से पहले भी ईरान के साथ स्विट्जरलैंड में बातचीत हो रही थी, लेकिन उसके बीच ही ट्रंप ने ईरान पर बम बरसा दिए। तो कोई बचा नहीं है जिससे बातचीत करें। अब 5 दिन का ब्रेक। ट्रंप के 5 दिन के ब्रेक और ईरान के साथ बातचीत होने के दावों को ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने कहा है कि ट्रंप के साथ किसी तरह का संपर्क नहीं हुआ। ट्रंप इसलिए पीछे हटे हैं क्योंकि वो ईरान के भयानक पलटवार से और तेवर से डर गए।
युद्ध अभी भी जारी है और यह शैतान की एक और बड़ी हार है। ट्रंप और अमेरिका को हमने एक बार फिर से हरा दिया। आज ईरान ने दावा ठोक कर यह बात कही, यानी ईरान ने क्लियर कर दिया है कि ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, अपने मन से बोल रहे हैं। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि क्या ट्रंप भूतों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ईरान तो मना कर रहा है। यह बात तो ट्रंप ही कह रहे थे कि ईरान में बात करने वाला कोई नहीं बचा, फिर अचानक से बात करने वाला कहां से आ गया। ट्रंप ये सब खेल क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह आपको बताते हैं। दरअसल ईरान युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, पूरी दुनिया परेशान है, जिससे अमेरिका भी नहीं बच पाया है। कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी मार्केट को बचाने के लिए ट्रंप ने यह सब खेल किया 5 दिन का। ट्रंप के बयान से अमेरिकी शेयर मार्केट पर कितना असर हुआ वो आपको दिखाते हैं। अमेरिका में शेयर मार्केट खुलते ही इसका असर दिखा। डाउ जोन्स में 715 पॉइंट यानी करीब 1.6% की बढ़त हो गई, जबकि S&P में 500 अंक यानी 1.5% की बढ़त हुई और नास्डैक में 100 अंकों की यानी 1.6% की बढ़त देखने को मिली। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या दुनिया भर के बाजारों के लुढ़कने के बाद ट्रंप अपने लोगों को बचा रहे हैं, क्योंकि सोमवार को अमेरिका में मार्केट खुलने से ठीक पहले ट्रंप ने 5 दिन के लिए युद्ध रोकने वाला बयान दिया। आप यह भी देखिए कि ट्रंप के 5 दिन ब्रेक वाले बयान का असर कैसे तेल की कीमतों पर पड़ा है। ट्रंप ने 5 दिन के ब्रेक वाली बात कही, इसका पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। इसके फौरन बाद अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 10% गिर गई, $90 प्रति बैरल पर आ गई। इंटरनेशनल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 10% गिरकर $100 प्रति बैरल पर आ गई। लोग कह रहे हैं कि भले ही युद्ध ट्रंप के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन ऐसा लगता है कि तेल और शेयर मार्केट को ट्रंप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं और यह 5 दिन का जो ब्रेक लिया इसी मैनिपुलेशन का हिस्सा है। ईरान युद्ध में बुरी तरह से फंसे ट्रंप पर दबाव भी बढ़ रहा है। एनर्जी क्राइसिस का ठिकरा ट्रंप पर फोड़ा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से भी ट्रंप ने हो सकता है कि 5 दिन का ब्रेक लिया। आप देखिए, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड और शेयर मार्केट में गिरावट से ट्रंप परेशान है। खाड़ी देशों की तरफ से भी ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है। खाड़ी देश बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, वो और बड़ा युद्ध किसी भी हाल में नहीं चाहते। ट्रंप को यह भी डर है कि ईरान युद्ध कहीं अंतहीन युद्ध न बन जाए, तो इसलिए एग्जिट रूट तलाशना पड़ेगा। ईरान युद्ध में कोई नतीजा नहीं निकला, जिससे ट्रंप की छवि अब खराब हो रही है। इंटरनली उनका विरोध हो रहा है। ट्रंप भले ही यह दिखाने की कोशिश करें कि चीजें उनके कंट्रोल में हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ईरान युद्ध अब ट्रंप के हाथ से बाहर निकलता जा रहा है। ईरान के पावर प्लांट पर 5 दिन के लिए हमला टालने के पीछे ट्रंप जो वजह बता रहे हैं, उसे ईरान ने खारिज कर दिया। और ट्रंप की बातों का तो वैसे भी भरोसा नहीं कर सकते, जब जो मना है बोलते रहते हैं। ट्रंप कब क्या बोलकर उससे पलट जाए किसी को नहीं पता। ट्रंप के 5 दिन के ब्रेक के पीछे एक थ्योरी यह भी बताई जा रही है कि ट्रंप ईरान पर नए हमले की तैयारी कर रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ईरान में आर्मी उतारने की तैयारी में हेलीकॉप्टरों, F-35 और बख्तरबंद वाहनों से लैस पैदल सेना की बटालियन मिडिल ईस्ट में भेजी जा रही। लगभग 4500 अमेरिकी सैनिकों को भी मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा है। साथ ही सैन डिएगो से 11वीं मरीन अभियान यूनिट की तैनाती में भी तेजी आई है। इसी वजह से कई लोग यह भी मान रहे हैं कि ट्रंप कुछ समय चाहते हैं, जिससे अमेरिका युद्ध में अपनी कमजोर स्थिति को फिर से मजबूत बनाए। इसीलिए खुद से ही 5 दिन का ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया, खुद ही टाइम बाय कर लिया कि अपनी पोजीशन स्टॉक की जाए। लेकिन उधर ईरान भी ठान चुका है कि युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, लेकिन इसे खत्म वो ही करेगा। युद्ध रोकने से संबंधित कोशिशों पर ईरान ने साफ कह दिया है कि क्षेत्रीय देशों की तरफ से तनाव कम करने के लिए पहल की गई है। इन सभी कोशिशों पर हमारी प्रतिक्रिया एकदम साफ और स्पष्ट है। हमने युद्ध नहीं शुरू किया, इसीलिए इस तरह की कोशिश अमेरिका के साथ करिए, हमारे साथ नहीं करिए। जाकर अमेरिका को कहिए कि युद्ध खत्म करना है। ईरान युद्ध पर ट्रंप अपनी ही बातों में फंसते जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि ईरान के पावर प्लांट पर 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे, इसके बाद संकेत देने लगे कि युद्ध रुकने की पूरी संभावना है। लेकिन जब ट्रंप से यह सवाल किया गया तो क्या हुआ आप भी देखिए। ट्रंप से दरअसल पूछा गया कि ईरान में किससे बात की जा रही है, क्योंकि पहले तो वही कहते थे कि कोई बात करने वाला ही नहीं है। तो ट्रंप ने कहा कि एक टॉप लीडर से बातचीत हो रही है। फिर पूछा गया कि क्या वो सुप्रीम लीडर है। ट्रंप ने कहा कि नाम नहीं बताएंगे वरना उसे मार दिया जाएगा। अरे मारने वाले आप ही हैं, फिर मार कौन देगा। फिर पूछा गया कि क्या अभी $200 बिलियन की जरूरत है क्या, जो पेंटागन ने मांगा है। ट्रंप ने कहा कि क्यों नहीं, पैसे होना तो हमेशा अच्छा होता है। महंगाई बढ़ गई है, ईरान अपने परमाणु मटेरियल स्वप्न के लिए तैयार हो गया है, ये भी वो कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ट्रंप को अब ईरान युद्ध नहीं लड़ना है तो उन्हें युद्ध के लिए $200 बिलियन अब क्यों चाहिए। और इसीलिए लोग कह रहे हैं, या फिर एक थ्योरी जिसकी चर्चा हमने की, कि ट्रंप कह कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं और करेंगे कुछ और 5 दिनों के बाद। इधर यह सब चल रहा है और उधर युद्ध में ईरान ने गजब मचा रखा है। अमेरिका की धमकियों के बाद भी ईरान झुकने को किसी भी हालत में तैयार नहीं। वो पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है, साथ ही ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब भी दे रहा है। ट्रंप ने आज जो 5 दिन हमला नहीं करने का ऐलान किया है, उसके पीछे एक वजह ईरान के पलटवार को भी माना जा रहा है। आप देखिए कैसे।
ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज खोलने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करने की धमकी दी। इस पर ईरान ने कहा था कि ऐसा हुआ तो खाड़ी देशों को बिजली और पानी के लिए तरसा कर रख देंगे। इजराइल के पावर प्लांट पर हमला करेंगे, खाड़ी देशों के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला करेंगे, पीने का पानी नहीं मिलेगा। यानी अगर ट्रंप अपने अल्टीमेटम के बाद ईरान के पावर प्लांट पर बम फोड़ते तो फिर ईरान भी कोहराम मचा देता और इससे सबसे ज्यादा परेशानी होती, मुसीबत होती खाड़ी देशों को। ट्रंप तो ईरान को धमकी देकर पलट गए, लेकिन इधर ईरान ने जो कहा वो किया। 21 मार्च यानी शनिवार को ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने इजराइल के डिमोना और अराद शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल के हाईटेक एयर डिफेंस के बाद भी ईरान की मिसाइल बिजली की तरह गिरी और भयंकर तबाही मचा गई। तस्वीरें आपके सामने। ईरान के इस हमले से इजराइल सन्न रह गया, क्योंकि डिमोना कोई सामान्य शहर नहीं है। डिमोना दरअसल इजराइल का परमाणु हब है और यहां तक ईरान की मिसाइलें पहुंचाना इजराइल के लिए चिंताजनक है। ईरान के हमले से कितनी तबाही मची है उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। मिसाइल अटैक से कई इमारतें तबाह हो गई। ये तस्वीर आपके सामने है। सड़क पर आप देखिए कैसे बड़ा गड्ढा बन गया। ये पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। ईरान का मिसाइल अटैक कितना खतरनाक था उसका ये सीसीटीवी वीडियो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक महिला घर के अंदर कमरे में बैठी थी, तभी मिसाइल गिरती है और सब कुछ चल जाता है। ये तस्वीर आप देखिए स्क्रीन के इस हिस्से में, ये तस्वीर है। डिमोना और अराद में ईरान के हमले से इजराइल को भयंकर नुकसान पहुंचा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमले वाली जगह का दौरा किया। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हमला कितना खतरनाक था। और लोग कहते रहे कि ईरान का कितना असर है, वो ये तस्वीरें बताती है जहां पर नेतन्याहू को खुद जाना पड़ा। ईरान के हमले में अरद शहर में 88 लोग घायल हो गए, जिनमें 10 की हालत गंभीर बनी है। डिमोना में 33 लोग घायल हो गए। अब आप समझिए कि इजराइल के लिए डिमोना की अहमियत क्या है। डिमोना में दरअसल इजराइल की सीक्रेट न्यूक्लियर साइट है। इसका आधिकारिक नाम है शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। 1958 में डिमोना में परमाणु रिसर्च सेंटर खोला गया। दावा है कि 1970 तक इजराइल ने परमाणु हथियार की क्षमता हासिल कर ली थी। इजराइल ने डिमोना में परमाणु हथियारों को कई साल छिपाए भी रखा। कहा तो यह भी जाता है कि डिमोनिया में प्लूटोनियम का उत्पादन होता है। यानी डिमोना एक तरह से इजराइल के न्यूक्लियर वेपन्स का हब है। और यहां पर ईरान के हमले ने ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की टेंशन बढ़ा दी है और वो सोचने पर मजबूर है कि युद्ध किस दिशा में जाएगा। डिमोना पर ईरान के हमले के बाद इजराइल भड़का है। कहा जा रहा है कि इजराइल अब ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। हो सकता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे। हालांकि ऐसा करना आसान भी नहीं है, वो भी तब जब ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले को 5 दिन के लिए रोक दिया। लेकिन सोचिए कि अगर ईरान पर परमाणु हमला होता है तो उसके क्या नतीजे आ सकते हैं। अमेरिकी आर्मी से रिटायर्ड और लेखक कर्नल डगलस ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल को पहले ही चेतावनी दे दी है। अगर इजराइल ने मिडिल ईस्ट पर न्यूक्लियर हमला किया तो रूस इजराइल पर न्यूक्लियर बम गिरा देगा। अमेरिका को पता ही नहीं है कि वो किस मुसीबत में फंस गया है, कि रूस भी इधर से पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ट्रंप और नेतन्याहू को अब ईरान पर हमले का दरअसल पछतावा होगा और वो सोच रहे होंगे इस तेवर के बाद। इसी बीच आप ये भी देखिए कि ईरान अमेरिका को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें देखिए जो फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि कुवैत में ईरान ने अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराया। यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। अमेरिकी F-15 जेट किसी पतंग की तरह, आप तस्वीरें देखिए कैसे नीचे जाता हुआ दिखाई दे। ईरान का दावा है कि अब तक कई अमेरिकी फाइटर जेट्स को वो गिरा चुका है। पहले ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच में जेट गिन रहे थे, अब अपने जेट गिन रहे हैं। वहीं अमेरिकी ड्रोन को भी ईरान निशाना बना रहा है। यह वीडियो जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, यह ईरान ने जारी किया है। इसमें अमेरिकी ड्रोन को टारगेट करते हुए दिखाया गया। तो समझिए आप कि ईरान सिर्फ फोड़ नहीं रहा, बल्कि ट्रंप का भी जमकर मजाक उड़ा रहा है। कैसे, वो भी आपके सामने रखता हूं। ईरान अपनी मिसाइलों पर ट्रंप की फोटो चिपका रहा है। यह तस्वीर आप देखिए, मिसाइल है, उस पर फोटो चिपका दिया गया है बाकायदा। इस फोटो में ट्रंप के एक हाथ में पोस्टर है जिसमें लिखा गया है कि हॉर्मुज खुलवाने में मेरी मदद करो, जो वो दुनिया भर में अलग अलग देशों से अपील कर रहे हैं। ईरान ने ट्रंप का एक AI वीडियो भी जारी किया है जिसमें ईरान के हमलों से ट्रंप की नींद उड़ते दिखाया गया। यह तस्वीर आप देखिए, यह सोशल मीडिया पर लोग शेयर भी कर रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की सेना खत्म हो गई, कोई बचा ही नहीं लड़ने वाला। कुल मिलाकर ईरान जमकर ट्रंप के मजे ले रहा है। साथ ही ईरान यूरोप के देशों को भी अमेरिका के खिलाफ उकसा रहा है। ईरान ने दरअसल एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ईरान की मिसाइलों पर स्पेन के पीएम की तस्वीर लगी है। यह तस्वीर आपके सामने है, कैसे उस पर बाकायदा ये चिपकाया गया है। साथ ही स्पेन के पीएम का धन्यवाद भी किया है कि उन्होंने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया। ईरान ने यूरोप के देशों को ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने की भी बात कही। ईरान ने कहा है कि ट्रंप पहले यूरोप को धमकाते हैं, फिर हॉर्मुज खुलवाने के लिए यूरोप से मदद मांगते हैं। मदद नहीं करने पर ग्रीनलैंड को हथियाने की धमकी देते हैं। अगर यूरोप ग्रीनलैंड नहीं बचा सकता है तो हमसे कहे, ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए हम आगे आ जाएंगे।
यानी ईरान 2 कदम आगे की रणनीति पर काम कर रहा है, पलटवार भी करेंगे और यूरोप को सीख भी देंगे। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप पूरा जोर लगा रहे हैं, उसका क्या हाल है वो भी आपको बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2000 शिप और 20,000 से ज्यादा नाविक फंसे हुए हैं। 1 मार्च से 15 मार्च के बीच सिर्फ 89 शिप ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर पाए, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले रोजाना 100 से 135 शिप इस रास्ते से गुजरा करते थे। आरोप है कि ईरान हॉर्मुज पार करने के बदले हर शिप से 18 करोड़ रुपए ले रहा है। ईरान ने इससे इनकार किया है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, मित्र देशों के लिए नहीं। लोग इस बात पर भी ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले खुला हुआ था, उससे युद्ध करके ट्रंप ने बंद करवा दिया और अब उसी को फिर से खुलवाने के लिए ट्रंप धमकी पर धमकी दे रहा है। ट्रंप तो ईरान युद्ध में बुरी तरह फंसी चुके हैं, लेकिन ट्रंप के पाकिस्तानी चापलूस भी इस युद्ध में फंसे हुए हैं। कैसे? इसकी बातचीत होगी पाठशाला के अगले चैप्टर में, जिसमें आपको बताएंगे ट्रंप की चापलूसी में बुरा फंसा पाकिस्तानी मुनीर ऐसा क्या कहा कि इधर पब्लिक दौड़ाएगी उधर ईरान मारेगा। ईरान युद्ध में मुनीर का बड़ा कांड, मौलानाओं ने धुलाई कर दी, ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में भयंकर बवाल मचा हुआ। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। एक तरफ ट्रंप और सऊदी अरब का प्रेशर है, दूसरी तरफ ईरान से दुश्मनी का डर है। मुनीर को समझ ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या होना चाहिए। अब मुनीर ने ट्रंप और सऊदी अरब को खुश करने के लिए अपने ही देश के लोगों को देशद्रोही कह दिया। मुनीर ने शिया नेताओं को कह दिया कि ईरान चले जाओ, जो ईरान की बात करता है वो पाकिस्तान छोड़े और ईरान चला जाए। मुनीर की इस धमकी ने शियाओं को भड़का दिया है, वो गुस्से में भड़क गए हैं, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान शिया और सुन्नी में बढ़ चुका है। मुनीर के अल्टीमेटम के बाद पाकिस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, खुलेआम ऐलान हो रहा है, खुलेआम चेतावनी दी जा रही है कि मुनीर को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ सुन्नी समुदाय भी खुलकर शियाओं के विरोध में उतर आया है। यानी जिस चीज से मुनीर और शहबाज बचने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरा दांव उल्टा पड़ गया है और हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ सकता है। अब तो सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को डिफेंस डील की याद दिला दी है और कह दिया है कि ईरान पर तो पाकिस्तान को हमला करना ही होगा। लेकिन यहां भी पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। शहबाज शरीफ ने अब ईरान से भी बातचीत शुरू कर दी। यानी जिस सऊदी अरब ने अभी तक पाकिस्तान को पाला, उससे भीख दी, उस सऊदी अरब को भी पाकिस्तान धोखा देने की तैयारी कर रहा है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को डर सता रहा है कि किसी भी वक्त उस पर भी हमला हो सकता है। लेकिन डर के इस माहौल में पाकिस्तान भारत पर हमले की बात क्यों कर रहा है, अब इसकी बातचीत आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान की आतंकी ब्रिगेड एक बार फिर से कैसे अपने बिल से निकलने लगी है। मुनीर ने ईरान युद्ध के बीच क्या कांड कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा है, इसे आप सबसे पहले समझिए कि रावलपिंडी में मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं के साथ दरअसल इफ्तार बैठक की थी, बुलाया था शिया धर्मगुरुओं को। इस बैठक में पाकिस्तान के बड़े शिया धर्मगुरु शामिल हुए। मुनीर को लगा कि वो जो कहेगा उससे शिया धर्मगुरु सिर झुकाकर मान लेंगे। लेकिन यहीं पर मुनीर को अपनी हैसियत पता चल गई कि पाकिस्तान में चलती किसकी है। मुनीर ने शिया नेताओं के सामने पाकिस्तान में हो रहे शिया समुदाय के प्रदर्शन की बात रखी और इस पर अपनी नाराजगी जताई कि यह प्रदर्शन होना नहीं चाहिए। मुनीर ने शिया नेताओं पर देश की वफादारी के बजाय ईरान के प्रति निष्ठा रखने का आरोप लगा दिया। मुनीर ने यहां तक कह दिया कि वो पाकिस्तान में अफरा तफरी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अगर उन्हें यानी शिया धर्मगुरुओं को या शिया समुदाय से किसी को ईरान से इतना ही प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दे और ईरान चला जाए। शियाओं की ईरान के प्रति वफादारी पाकिस्तान की एकता के खिलाफ है, यह भी मुनीर ने कहा। और यहीं पर दरअसल मुनीर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। तो मुनीर को मुनीर के ही मुल्क में मुनीर की औकात दिखाई जा रही है। पाकिस्तान में पहले से ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे थे, ऐसे में मुनीर की बातों ने आग लगा दी। तो शिया के लोग कह रहे हैं निकालो पाकिस्तान से, हिम्मत है तो। पाकिस्तान में अब ये एक सांप्रदायिक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही शिया और सुन्नी विवाद चलता रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान में कुल आबादी का लगभग 10 से 15% शिया मुसलमान है, जबकि 85 से 90% सुन्नी मुसलमान है। ईरान के मामले में मुनीर की बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि वो चारों तरफ से फंस गया है। एक तरफ ईरान है जो उसका पड़ोसी है, ट्रंप के हमले पर ईरान के सपोर्ट में पाकिस्तान की पब्लिक है, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब है। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर युद्ध में उतरने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुम तो डिफेंस डील करके गए थे, उतरो युद्ध। सऊदी सरकार अब पाकिस्तान को रक्षा समझौते की याद दिला रही है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला होने पर उससे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और हमला होने की स्थिति में दोनों देश मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। यह समझौता नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी जैसा है, जो दोनों देशों के दशकों पुराने रक्षा संबंधों पर आधारित है। सऊदी अरब यमन में जमीनी अभियानों को जारी रखने में आई चुनौतियों के बाद पाकिस्तान की सेना पर निर्भर नजर आ रहा है। इस रक्षा समझौते से सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का भी फायदा मिलेगा, जिससे अमेरिका पर उसकी निर्भरता कम होगी। इसके अलावा वो ईरान के खिलाफ मजबूत स्थिति में होगा।
अगर ईरान के मामले में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जाएगा तो उसकी हालत बुरी हो जाएगी, क्योंकि ईरान तब पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। उसके बाद पाकिस्तान को डर है कि कहीं ईरान हमला न कर दे, क्योंकि उसकी तो एक लंबी सीमा सटती है पाकिस्तान से। ऐसे में पाकिस्तान अब ईरान के सामने भी नाक रगड़ रहा है। आज शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। शहबाज शरीफ ने तनाव कम करने के लिए बातचीत पर जोर देने की बात कही, साथ ही उम्मा यानी मुस्लिम समुदाय की एकता पर भी जोर दिया। ईरान को लेकर पाकिस्तान इसलिए भी डरा है क्योंकि अगर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो उसकी हालत खाड़ी देशों से भी बहुत बुरी हो जाएगी। आप देखिए कि पाकिस्तान और ईरान की सीमा 900 किलोमीटर लंबी है, जिससे ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का खतरा बढ़ जाता है। पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान और बलूचों से निपट नहीं पा रहा। ईरान से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। शिया बहुल ईरान पर हमले से पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। इसके अलावा अगर युद्ध होता है तो कंगाल पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो है नहीं। पाकिस्तान में कुछ भी हो वो घूम फिरकर भारत पर आ जाता है। अब पाकिस्तान अपनी ईरान पॉलिसी में फेल हुआ तो भारत पर हमले की धमकी दे रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि अब्दुल बासित ने ऐसे ही थोड़ी नोट कर बोल दिया। यह दरअसल रावलपिंडी जीएचक्यू की सोच है और इसीलिए अमेरिका की रिपोर्ट में पाकिस्तान को थ्रेट बताया गया। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर दिल्ली और मुंबई पर हमले की हवाई बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ मुनीर की आतंकी ब्रिगेड भी काम पर लग गई है। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद ईद पर कट्टरपंथ फैलाने के लिए उकसा रहा है। अब आप सोचिए कि कुछ दिनों पहले अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को थ्रेट बताना, अब्दुल बासित का मुंबई और दिल्ली में हमले की बात करना, आतंकी ब्रिगेड का खुलेआम उकसाना। लोग कह रहे हैं मुनीर ने अपने डेथ वारंट पर पाकिस्तान के डेथ वारंट पर साइन कर लिया। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। माला जपते हुए साधुओं और सन्यासियों को आपने देखा होगा, घर में भी बड़े बुजुर्ग माला जपते हैं। कहा जाता है कि माला जपने से ध्यान लगाने में आसानी होती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस माला से जाप करते हैं उसमें 108 मोती ही क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है? जाप करने वाली माला में 102 या फिर 104 मोती क्यों नहीं होते? इसकी वजह आपको बता दूं। दरअसल 108 मोती की माला से जप करने को लेकर आचार्यों में अलग अलग मत है। कहा जाता है कि जप के 100 मोती अपने लिए और 8 मोती गुरु या फिर जिसने मार्ग दिखाया उसके लिए। इस प्रकार 108 मोती जपे जाते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया है कि हम 24 घंटों में 21,600 बार सांस लेते हैं, तो 21,600 बार ईश्वर का नाम जपना चाहिए। माला में 108 मोती रखने से 200 माला जपें तो 21,600 मंत्र का जाप हो जाता है। इसीलिए जप वाली माला में 108 मोती होते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने गए हैं। हर नक्षत्र के अपने अपने 4 चरण होते हैं। 27 नक्षत्रों को 4 से अगर गुणा कर दिया जाए तो 108 होता है। ज्योतिष के अनुसार 12 राशियों और 9 ग्रहों को गुणा कर दिया जाए तो 108 होता है। 108 का अंक संपूर्ण जगत की गति का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए जप करने वाली माला में 108 मोती होते हैं, क्योंकि यह दरअसल पूर्णता का प्रतीक माना गया है। हालांकि कई आचार्य और विद्वानों का इससे अलग भी मत है और यही सनातन की खासियत है। यहां हर तरह के विचारों का स्वागत किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।